हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। हम लोग निमसेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं और इसमें कंप्यूटर सीरीज देख रहे हैं। कंप्यूटर के सिलेबस के नंबर रिप्रेजेंटेशन का मतलब है इंटरनली नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले बात करते हैं इंटीजर्स की, उसके बाद हम बात करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की। तो सबसे पहले इंटीजर की बात करें तो कोई भी इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बाइनरी में। हम जानते हैं सब कुछ जो स्टोर होता है वो बाइनरी में स्टोर होता है, 0 1 में स्टोर होता है। तो 0 1 का रिप्रेजेंटेशन हमको समझना है। तो दो कैटेगरी में हम इंटीजर के रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, एक साइंड रिप्रेजेंटेशन कहलाता है और एक अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। साइंड रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जिसमें हम इस बात की इंफॉर्मेशन रखते हैं कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इस बात के लिए हमें एक बिट की जगह चाहिए होती है। जबकि अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन वो है जिसमें हम नेगेटिव नंबर्स को एंटरटेन ही नहीं करते हैं। देखिए, सोचने वाली बात है, किसी नंबर को अगर आपको स्टोर करना है तो आप नंबर का तो बाइनरी कर सकते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कन्वर्जन कैसे करना है, और कन्वर्जन करने के लिए हम लोगों ने देखा था कि कई तरीके हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं जिससे कि हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आप किसी डेसिमल नंबर को, यानी कोई इंटीजर है 25, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमें उसका मेथड मालूम है। तो हम बोलेंगे कि इसका बाइनरी हो जाएगा 110001। अब लेकिन -25 है और इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, तो फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, 25 को तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया, उसमें तो मैथमेटिकली हमने फॉर्मूला लगा लिया और हमारा रिजल्ट 11001 आ गया। लेकिन ये जो माइनस साइन लगा है, इसका क्या करें, माइनस को कैसे स्टोर करें। इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा बिट लेकर चलनी पड़ती है। अब ये सारी बातें अभी हम लोग समझने जा रहे हैं, और साइंड रिप्रेजेंटेशन में इस माइनस साइन की इंफॉर्मेशन भी रखनी है, अनसाइंड में हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं रखनी है। हमें मानना ही नहीं है कि नेगेटिव नंबर है। तो साइंड में जो रेंज हो जाती है, कितने नंबर्स हम स्टोर कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपके पास कितनी जगह है। सपोज करिए कि आपके पास n बिट्स की जगह है, n बिट्स मतलब n01 आप स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर। तो n बिट्स की जगह, अब n की वैल्यू अगर आप 8 मान लीजिए, तो आपके पास 1 बाइट का एक मेमोरी ब्लॉक है जिसके अंदर आपको नंबर रखना है। या n की वैल्यू हो सकती है 16 हो, तो 16 बिट्स यानी 2 बाइट्स का मेमोरी ब्लॉक है जिसमें कि हमें नंबर रखना है। अब जो भी है n की वैल्यू, ये है फॉर्मूला रेंज का। आपको रेंज पूछी जा सकती है। देखिए, ध्यान दीजिए किस तरह के सवाल आते हैं। सवाल बहुत सिंपल आते हैं, आपसे रेंज पूछी जा सकती है। पूछा जा सकता है कि 1 बाइट का अगर मेमोरी स्पेस है तो इसमें साइंड इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी पॉसिबल रेंज क्या होगी। तो उसकी रेंज इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए। n की वैल्यू क्योंकि 8 है तो आप यहाँ 8 रख दीजिए, तो 2 पावर 8 माइनस 1 है और नेगेटिव भी लगा हुआ है, तो 2 पावर 7 हो गया। 2 पावर 7 इज 128, तो ये हो जाएगा -128 से लेकर, और ये 2 पावर 8 माइनस 1 यानी 2 पावर 7, दैट इज 128 माइनस 1, दैट इज 127। तो ये है रेंज अगर 1 बाइट में यानी 8 बिट्स में आप साइंड इंटीजर को कर रहे हैं रिप्रेजेंट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी तरीके से अनसाइंड इंटीजर को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। अनसाइंड इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू तो रहती ही नहीं, तो उसकी रेंज हो जाती है 0 से लेके 2 पावर n माइनस 1। तो जैसे मान लीजिए कि अगेन 1 बाइट ले लेते हैं, तो 1 बाइट में अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन अगर कर रहे हैं तो क्या रेंज ऑफ नंबर्स आप स्टोर कर सकते हैं। तो 0 से लेकर, अब देखिए 8 बिट्स हैं, तो 2 पावर 8 माइनस 1, तो 2 पावर 8 इज 256, 256 माइनस 1 इज 255। तो ये 0 से लेकर 255 तक आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन में, और साइंड रिप्रेजेंटेशन में -128 से लेकर +127। अब ये n की वैल्यू अगर मैं चेंज कर दूं तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। तो n इज नंबर ऑफ बिट्स। 2 power n distinct patterns can be represented using n bits। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूं कि हमारे पास n की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास 3 बिट्स रखने की जगह है। अब 3 बिट्स में आप कितने रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो।
तो पहले वाले सेल में आप या तो 0 रखोगे या 1 रखोगे, आपके पास दो ऑप्शन है। दूसरे वाले सेल में आपके पास अगेन दो ऑप्शन है, 0 या 1, ठीक है। फिर तीसरे वाले सेल में भी आप 0 या 1 रख सकते हो। तो टोटल हो जाएंगे 8 पैटर्न्स। अब ये 8 पैटर्न्स कौन कौन से हैं? तो हम बोलते हैं 0 0 0 रख सकते हैं, 0 0 1 रख सकते हैं, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, या फिर 1 0 1 1 1 0 1 1 1। कितने हो गए? 5 ही हो गए, 3 ही हो गए, तो 8 पैटर्न्स बन रहे हैं। तो यही बात हो रही है कि 2 पावर n डिस्टिंक्ट पैटर्न्स बन सकते हैं अगर हमारे पास n बिट्स हैं तो। अब चलिए एक छोटा सा सवाल है जो आप कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और उसके बाद फिर आप इसका आंसर दे दीजिए, फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा। सिंपल सवाल है, हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 16 डिस्टिंक्ट नंबर्स। 16 अलग अलग नंबर से, मतलब 16 अलग अलग पैटर्न्स हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ये एक पैटर्न हो गया, ये दूसरा पैटर्न हो गया, ये तीसरा पैटर्न हो गया, ऐसे 16 पैटर्न्स है, डिस्टिंक्ट पैटर्न। अब 3 बिट में तो आप 8 से ज़्यादा पैटर्न नहीं बना सकते। यस, अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 है तो हम 8 से ज़्यादा पैटर्न्स नहीं बना सकते। और अगर हमारे पास n की वैल्यू 4 है तो हम 16 पैटर्न्स बना सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर क्या हो जाएगी? 4। तो 2 की पावर n, अभी हमने यही समझा, 2 की पावर n डिस्टिंक्ट पैटर्न्स बना सकते हैं n बिट से। तो यही सवाल अगर आ जाए एग्जाम में तो आप इसका आंसर कैसे दे सकते हो? हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स आर रिक्वायर्ड। भाई देखिए 3 बिट्स में काम नहीं हो रहा, 3 बिट में आप 8 ही पैटर्न बना पाओगे, 4 बिट में आप 16 पैटर्न बना पाओगे। अब 5 बिट अगर होंगी, 5 बिट होंगी तो 2 पावर 5 यानी 32 पैटर्न्स आप बना सकते हो। तो 16 तो बना ही सकते हो, लेकिन आपसे बोला है मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स, कितनी कम से कम बिट्स में हमारा काम चल जाएगा कि हम 16 डिफरेंट पैटर्न्स बना सकें। इसमें भी हम 16 पैटर्न बना, इसमें तो 32 पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन 16 तो फिर बन ही सकता है ना। तो n की वैल्यू 5 होगी तो भी 16 पैटर्न बन जाएंगे, n की वैल्यू 6 होगी तो भी 16 पैटर्न तो बन ही जाएंगे, और ज़्यादा बन जाएंगे। लेकिन कम से कम कितने? तो n की वैल्यू 4 कम से कम तो चाहिए 16 पैटर्न्स बनाने के लिए। इसी तरह का एक और सवाल आपके सामने, चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको भी सॉल्व करके देख लीजिए और फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूं। तो यहां लिखा है हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स, सेम तरह का सवाल है, रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 38 डिस्टिंक्ट नंबर्स। अब देखिए 38 डिस्टिंक्ट पैटर्न्स आपको बनाने, तो आप कहते हैं कि अगर 2 पावर 5 करते हैं तो 32 आ जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं 5 बिट्स लूंगा तो मैं 32 पैटर्न से ज़्यादा नहीं बना पाऊंगा, पर मुझे चाहिए 38। तो 5 से तो ज़्यादा बिट्स चाहिए, कंफर्म हो चुका है। अगर मैं 6 बिट्स लेता हूं तो इसमें मैं कितने पैटर्न्स बना सकता हूं? 2 पावर 6 दैट इज 64 पैटर्न्स बना सकता हूं। तो 38 तो बना ही सकता हूं ना उसके अंदर। 5 से काम नहीं चलेगा, 5 से तो 32 से ज़्यादा पैटर्न नहीं बनेंगे। मुझे 38 पैटर्न्स बनाने हैं तो मुझे 6 चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? 6। 2 पावर 6 इज 64, तो इसमें 38 तो आ ही जाएगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अगर आप बोल रहे हो कि कितने डिस्टिंक्ट नंबर्स होने चाहिए, x डिस्टिंक्ट नंबर्स होने चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये x की जो वैल्यू है ना, x की वैल्यू है ये होनी चाहिए 2 पावर n से छोटी या बराबर, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे 2 पावर 6 है तो 2 पावर 6 से कम भी है तो चलेगा, और ये 2 पावर n-1 से बड़ा है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हमारे पास दी है 38। इस फॉर्मूले को आप समझ लो, इसमें हमें 38 बोला है। अब 38 नहीं बोला होता, कुछ और बोला होता। सपोज करो बोला है 57 बोला है। अगर x की वैल्यू 57 है तो n की ऐसी वैल्यू देखो जिसमें 2 पावर n-1 से ये बड़ा रहे लेकिन 2 पावर n से छोटा या बराबर रहे, ऐसी n की वैल्यू देखना है आपको। अगर n की वैल्यू मैं रख देता हूं 5 तो ये 2 पावर 4 हो जाता है। 2 पावर 4 इज 16, तो 16 से तो बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ n की वैल्यू 4 रखोगे तो यहाँ भी रखना पड़ेगी, तो 2 पावर 4 16 है। 2 पावर 5 अगर यहाँ 5 रखते हो तो यहाँ पे भी 5 रखना पड़ेगा, तो ये 32 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो नहीं, इसके बीच में थोड़ी आ रहा है, तो फिर हम n की और बड़ी वैल्यू रख के देखेंगे। तो n की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे 6, तो यहाँ पर ये n-1 हो जाएगा 5, तो 2 पावर 5 इज 32 और 2 पावर 6 इज 64। तो यस, इसके बीच में आ रहा है ना, तो इसका मतलब n की वैल्यू 6 आंसर होगा इसके लिए भी।
तो आप इस फॉर्मूले से भी आंसर निकाल सकते हो। चलिए एक और सवाल हम लोग करते हैं, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर यू कैन रिप्रेजेंट यूजिंग n बिट्स। तो कितने डिफरेंट पैटर्न्स आप बना सकते हैं। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो 2 पावर n है ना, 2 पावर n हमको निकालना है। 2 पावर n इज 2 पावर 1 इज 2, और अगर 2 बिट्स है हमारे पास तो हम उसमें 4 पैटर्न्स बना सकते हैं। 2 पावर 2, 2 पावर 3 है ना, ये सिर्फ 2 की पावर से तो चलेगा। 16 है, 32 है, 64 है, 128 है, 256 है एंड सो ऑन। चलिए अब हम बात करते हैं साइंड इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो मैं आपको 3 मेथड्स बताऊंगा साइंड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि इस पर बेस सवाल आ चुके हैं, इसलिए इन मेथड्स की चर्चा करना ज़रूरी है। अदरवाइज एक ही मेथड है जो एक्चुअल में कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, जो मैं इसमें 3 में से तीसरा वाला बताऊंगा ना वो। लेकिन पहला मेथड है साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, आपकी रेंज हो जाती है ये, जैसे मान लीजिए आपके पास n की वैल्यू है 8, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 1 यानी 7 माइनस 1, ये नेगेटिव में 2 पावर 7 माइनस 1, विच मीन्स 2 पावर 7 कितना होता है, 2 पावर 7 इज 128, 128 माइनस 1 करेंगे तो 127 हो जाएगा, माइनस में 127 से लेके प्लस में 127, क्लियर। 128 माइनस 1 करेंगे 127 आएगा, तो माइनस 127 से लेके प्लस 127 इसकी रेंज होगी। आपसे रेंज पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा साइंड मैग्नीट्यूड में ये फॉर्मूला है रेंज के लिए। सेम ही वैल्यू है, बस ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, साइंड मैग्नीट्यूड में जितने भी बिट्स हैं, जैसे n बिट्स हैं, तो इस तरीके से मैंने बना लिया n बिट्स। तो इसमें जो सबसे आखिरी वाली बिट होती है ना, उसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो लेफ्ट मोस्ट वाली बिट होती है इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की वैल्यू 0 है तो नंबर को पॉजिटिव माना जाएगा, और 1 है तो नंबर को नेगेटिव माना जाएगा। इसका मतलब नंबर एक्चुअल में इतनी जगह पर ही हो रहा है स्टोर, क्योंकि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो एक स्पेशल पर्पस से यूज हो रही है, साइन रखने के लिए। मैं साइन रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, अनसाइंड में तो हम कोई साइन रखते ही नहीं है, तो वहां वो दिक्कत आती ही नहीं है। लेकिन साइन, क्योंकि भाई पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों तरह के नंबर्स को हमें हैंडल तो करना ही पड़ता है ना प्रोग्राम्स में, तो बिल्कुल ज़रूरी है हमें साइंड रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। तो पहली वाली बिट डेडिकेटेड है साइंड के लिए। अब देखिए ये साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में अगर हम समझें थोड़ा सा कि ये रेंज क्यों आई, तो उसको भी हम थोड़ा समझ सकते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसको करके बताता हूँ। चलिए इसको हम करते हैं n की कुछ वैल्यू लेकर। सपोज करिए n की वैल्यू हमारे पास है 8, दैट मीन्स 8 बिट्स हमारे पास हैं, राइट। 8 बिट्स है। थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लिया क्या मैंने, छोटा एग्जांपल लूँ? छोटा एग्जांपल अगर मैं लूँगा तो n की वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी 4। चलो एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, n की वैल्यू 4 है, यानी कि हमारे पास कितनी जगह है, 4 बिट्स की जगह। 4 बिट्स में से जो पहली वाली बिट है उसको तो आप साइन बिट बोल सकते हो, वहाँ पे तो पॉजिटिव नेगेटिव की इंफॉर्मेशन रखी जा रही है। तो या तो यहाँ 0 होगा या 1 होगा, 0 होगा तो पॉजिटिव होगा नंबर, 1 होगा तो नेगेटिव नंबर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रखा जा रहा है। और बाकी बचे हुए नंबर जो एक्चुअल में ये 3 बिट्स हैं, इसमें हम वो नंबर को स्टोर कर रहे हैं। अब इन 3 में जो नंबर स्टोर हो सकता है वो क्या हो सकता है, तो आप सोचो साइन बिट को मैंने रखा और बाकी के 3 बिट्स हमारे नंबर को रखने के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो साइन बिट अगर 0 है मतलब नंबर पॉजिटिव है, तो तीनों बिट 0 अगर हो जाते हैं तो ये एक्चुअल में 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन हमारे पास 1 है, 0 नहीं, साइन बिट तो अभी भी 0 ही रखता हूँ मैं, साइन बिट 0 ही रख रहा हूँ मैं, मतलब पॉजिटिव नंबर है। 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, तो ये नंबर क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 0 0 है तो ये 4 हो गया, ये 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। तो 0 से 7 तक ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पहली बिट तो 0 ही रहेगी, बाकी की 3 बिट मैंने समझा दी।
लेकिन आप देखो साइन बिट नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, मतलब ये 1 भी तो हो सकता है ना, 1 भी हो सकता है। तो देखिए अगर ये 1 है तो भी तो यहाँ 0 0 0 हो सकता है, तो भी तो ये 8 पैटर्न्स बनेंगे ना यहाँ पे, 0 1 0, सॉरी 0 0 1, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1, ये हो गए हमारे पास सारे पैटर्न्स। लेकिन पहली बिट क्या है, पहली बिट 1 है, यानी साइन बिट इसकी 1 है, तो नंबर कैसा है, नेगेटिव है। तो ये जो नंबर बन रहे हैं ये क्या है, ये -7 है ना, दिस इज -6, दिस इज -5। वेट अ मिनट, 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम इधर भी 0 है इधर भी 0 है, पर इससे हम साइन बिट 1 होने के कारण इसको बोल रहे हैं -0 और इसको बोल रहे हैं +0। नाउ दिस इज द इशू विद द साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। यहां पर वही चीज n की वैल्यू 3 के लिए करके बताया जो मैंने अभी आपको समझाया n की वैल्यू 4 के लिए। n की वैल्यू अगर 3 होगी तो पहली वाली बिट क्या होगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये साइन बिट होगी, बाकी बचे हुए हमको 3 देखने होंगे। तो आप समझो यहां पर कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो साइन बिट तो 0 होने वाली है, यस, और 3 को रिप्रेजेंट करेंगे 1 1 से, 2 को रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 से, 0 1 0 0, और नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन बिट हो जाएगी 1, तो ये 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसमें इशू बस यही आता है कि 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन है जिसके कारण कैलकुलेशंस में भी दिक्कत आती है, इसीलिए हम इस रिप्रेजेंटेशन को एक्चुअल में यूज करते नहीं है। तो ये हो गया साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। नाम याद रखिएगा, सवाल में इसी तरीके से लिखा आएगा साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, तो आप समझ जाएंगे आपसे किसकी बात हो रही है। दूसरा मेथड मैंने आपको बोला था साइंड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं, उसमें से दूसरा मेथड अब मैं बता रहा हूं, वो है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। एक होता है साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होता है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, तीसरा होता है टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ये वाला पढ़ रहे हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपने नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देखो, प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाके देखिए। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। तो ये पूरी सीरीज है, शुरुआत से पूरा सिलेबस आप कवर करते आइए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि पिछली क्लासेस में जो मैंने पढ़ाया है उसका नॉलेज यहाँ लग रहा है, जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, रेंज वही होती है जो साइंड मैग्नीट्यूड में थी। ठीक है, यहां पर भी आपको वो 0 वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो नेगेटिव नंबर्स आर स्टोर्ड एज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी। देखो जैसे अगर n की वैल्यू 4 दी है, 4 बिट है, तो ये 4 बिट में पहली बिट तो साइन बिट रहेगी, जैसे साइंड मैग्नीट्यूड में हमने करा था बिल्कुल वैसा ही। ये बिट तो प्लस माइनस स्टोर करने के लिए, 0 रखा है इसका मतलब नंबर पॉजिटिव है, 1 रखा है मतलब नंबर नेगेटिव है। तो बचे हुए 3 बिट ही हम नंबर को स्टोर करने में यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर n की वैल्यू 4 है तो 1 इसमें चला गया, बचे 3। अब इन 3 को मुझे रिप्रेजेंट करना, इन 3 से मैं नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो यहां पर पॉजिटिव नंबर तो ठीक है सीधे सीधे आप रख सकते हो, लेकिन हमको क्या करना है, नेगेटिव नंबर को भी स्टोर करना है। नेगेटिव नंबर को हम स्टोर करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट करके। नेगेटिव नंबर्स आर स्टोर्ड एज वंस कॉम्प्लीमेंट। पॉजिटिव नंबर में कोई टेंशन नहीं है, जैसे ये पॉजिटिव नंबर है 7 6 5 4 3 2 1 0, तो 0 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 0 आ जाएंगे। ये तो 0 फिक्स मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 0 है। इन 3 बिट्स की मैं बात कर रहा हूं, तीनों 0 है मतलब 0, 0 0 1 मतलब 1, 0 1 0 यानी 2, 0 1 1 यानी 3, 1 0 0 4, 1 0 1 5, 1 1 0 6, 1 1 7, ये तीनों 1 होंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, पहली बिट तो 0 है तो नंबर पॉजिटिव है, लेकिन अगर पहली बिट नेगेटिव है तो यहां पे नंबर कैसे स्टोर करोगे। 7 को ऐसे स्टोर नहीं कर दोगे कि तीनों 1 कर दिए, आपने बोला कि ये 7 है, नहीं नहीं नहीं, नहीं।
आपको क्या करना है, अगर नेगेटिव नंबर को स्टोर करना है, जैसे ये है नेगेटिव नंबर, जैसे आपको -7 को स्टोर करना है, तो माइनस साइन के लिए तो आप यहां पे 1 लगा दीजिए, ठीक है, ये फिक्स हो गया। लेकिन 7 को, -7 में 7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 7 का बाइनरी निकालिए, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालिए। 7 का बाइनरी होता है 111 और इसका 2's कॉम्प्लीमेंट 1's कॉम्प्लीमेंट निकालिए। 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं ना, तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो 111 का 1's कॉम्प्लीमेंट निकालिए। 1's कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं हम, हर एक डिजिट को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब 1 में से हर एक डिजिट सब्ट्रैक्ट होगी, तो 1 में से 1 गया 0। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1 0 बन जाएगा, 0 1 बन जाएगा, ये इजी है ना याद रखने में। तो तीनों 0 हो गए, तीनों 1 थे तो तीनों 0 हो गए। ऐसे -6 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो 6 है, सॉरी -6 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 6 का क्या है 110 है, तो 110 का आप 1's कॉम्प्लीमेंट लो तो ये हो जाएगा 001। तो -6 को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ये रहा 001 और साइन बिट है 1 क्योंकि नेगेटिव नंबर है, तो इससे पता चल गया कि नंबर नेगेटिव है, पर ये 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि 6 का 1's कॉम्प्लीमेंट ले लिया, 6 के बाइनरी का 1's कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो अब आप समझ गए होंगे -5 को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, मतलब 5 का बाइनरी 101 होता है, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट 010 होता है, तो यहाँ स्टोर होगा 1010, ठीक है। ऐसे ही हर नंबर का आप 1's कॉम्प्लीमेंट करके रिप्रेजेंटेशन यहाँ कर सकते हो। अब लेकिन -0 है, तो देखिए 0 का बाइनरी होता है 000, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो 111 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर लिखा है 1 तो मतलब नंबर नेगेटिव है, और यहाँ तीनों 1 आ चुके हैं तो आपने 1's कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है, तो ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है -0 को। अगेन यहाँ पे +0 अलग है और -0 अलग है, दो तरीके के 0 वाले रिप्रेजेंटेशन है, और यही दिक्कत देता है कैलकुलेशन में इन नंबर्स को यूज करने में। इसीलिए हम इन रिप्रेजेंटेशन को नॉर्मली यूज नहीं करते, बट हाँ दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। भाई करना तो पड़ेगा, नेगेटिव नंबर को किसी तरीके से तो रिप्रेजेंट करना है। तो आपने सोचा कि यहाँ पर हम 0-1 कर लेंगे तो वो पॉजिटिव नेगेटिव तो स्टोर हो जाएगा, बट बचा हुआ नंबर कैसे स्टोर करेंगे वो एक इशू आ रहा था। तो हमने साइंड मैग्नीट्यूड भी देखा, हमने 1's कॉम्प्लीमेंट करके भी देखा, अब हम देखेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट वाला। लेकिन उससे पहले देखो, एक सवाल कर रहे हैं, राइट 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -18 इन 8 बिट्स। आपको बोला जा रहा है 8 बिट्स में आपको -18 का 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन बताना है। अब देखो सीधी सी बात समझो, आप ये सवाल आ सकता है आपको एग्जाम में, आपको -18 का 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन बताना है 8 बिट्स में। 8 बिट्स में से पहली बिट अलग कर दो, बाकी की 7 बिट्स अलग कर दो, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक और होगा 7। तो ये आपके पास 7 बिट्स और ये 1 बिट है, तो ये -18 है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि यहां पर 1 आने वाला है। अब ये 18 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको करना ये है कि 18 का सबसे पहले तो बाइनरी कर दो। 18 का बाइनरी कैसे करोगे आप, 18 का बाइनरी कर रहे हैं आपको, और वो भी कैसे करना है, 7 बिट्स में आप कर देना 18 का बाइनरी। तो 7 बिट्स हैं, 7 बिट्स है मतलब आपको 64 तो नहीं चाहिए, है ना, 64 तो नहीं चाहिए, फिर 32 भी नहीं चाहिए, 32 के बाद 16, हाँ 16 चाहिए, और 16 के बाद 2 भी चाहिए ना, 16 के बाद 8 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए मतलब ये 1 ले लो, और 1 नहीं चाहिए। अभी देखो ये 7 बिट्स में मैंने लिख दिया 4 और 3 7, ये 18 का रिप्रेजेंटेशन है, ये 18 का बाइनरी है। अब इसका मुझे निकालना पड़ेगा 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 1 0 1 1 0 1। अब इसमें आपसे मिस्टेक क्या हो सकती है, आप 18 का बाइनरी शायद सिर्फ इतना लिखो। आपने अगर केवल इतना लिखा ना तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट करने के बाद आप बोलोगे 0 1 1 0 1, तो ये चीज की लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है ना। आपको तो यहाँ पूरा 8 बिट्स में चीज़ों को रिप्रेजेंट करना था, चलिए एक बिट आपकी चली गई साइन में, लेकिन बाकी 7 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, इसलिए आप 18 का बाइनरी 7 बिट्स में लिखेंगे और उसके बाद उसका 1's कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखनी है। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1 1 0 1 1 0 1। क्लियर है?
ये हो गया सवाल। अब आ जाते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट पे। टूस कॉम्प्लीमेंट को समझते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट आपको मालूम है, किसी भी बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लीजिए और उसमें +1 कर दीजिए तो वो आ जाता है टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर। अब टूस कॉम्प्लीमेंट के बारे में एक बड़ी ही मजेदार बात मैं आपको बताता हूं कि आप कोई भी पॉजिटिव नंबर का बाइनरी करिए, जैसे 25 है, इसका आपने बाइनरी करा और सपोज करो 1 बाइट में आप लिख रहे हो, 1 बाइट में आप लिख रहे हो, ठीक है। तो 1 बाइट में अगर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 0, ये कितना हो गया, 128 64 32 16 8 16 और 8 कितना हो गया, 24 तो ये 1, तो 25 का ये बाइनरी हो चुका है। अब इसमें आप ये समझो कि ये मैंने बोला K, ठीक है, और इसको बोल रहा हूं B1, ठीक है। किसी भी नंबर का कुछ तो बाइनरी आएगा ना, तो उसको B1 बोल दिया। अब अगर मुझसे बोलते हो कि -25 का बाइनरी करके बताओ तो कैसे करोगे, तो सिंपल है, अगर तुम्हें -25 का बाइनरी निकालना है, तुम साइन बिट की चिंता ही मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो कि उसको अलग कैलकुलेट करेंगे और बाकी के बिट्स को अलग कैलकुलेट करेंगे जैसे अभी तक के एग्जांपल्स में कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ज्यादा इजी लगता है मेरे को। इसमें आपको साइन बिट को अलग से सोच के नहीं चलना है, साइन बिट है, डेफिनेटली है, पर उसको भी नंबर में कैलकुलेशन में पार्ट दिलवाएंगे। देखो कैसे, आपको -25 को रिप्रेजेंट करना है, ये एक नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर को टूस कॉम्प्लीमेंट करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए, मैंने कहा किसी भी नेगेटिव नंबर का बाइनरी टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में कैसे करते हैं। अगर वो नेगेटिव नंबर है तो उस न्यूमेरिक वैल्यू के बाइनरी का टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, वो -25 है। अब आप कहेंगे कि 25 अकेले का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, हाँ, तो 25 का बाइनरी तो ये लिखा हुआ है, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, साइड में लिख दूं, देखो, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसमें +1 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 1 1 0 0 1 1 1। तो ये जो नंबर आया ये टूस कॉम्प्लीमेंट है, किसका, 25 का, 25 के बाइनरी का। तो आप इसी को लिख दीजिए, यहां पर कुछ नहीं करना है, यही लिख दीजिए आप, 1 1 1 0 0 1 1 1। दिस इज -25। कई लोगों को हो सकता है कैच नहीं कर रहा हो, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, कंफ्यूज हो रहे होंगे, कैच तो हो जाएगा। ये फॉर्मूला समझो कि किसी भी नेगेटिव नंबर का तुम्हें बाइनरी निकालना है तो तुम उसके पॉजिटिव का बाइनरी निकालो और उसका टूस कॉम्प्लीमेंट कर दो, ये नेगेटिव नंबर का बाइनरी आ जाएगा। तो -25 का बाइनरी निकालना था तो तुमने 25 का बाइनरी निकाला और उसमें टूस कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो हमारा आंसर हो गया। मजेदार बात यह है कि अगर तुम इस नेगेटिव नंबर का इस बाइनरी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वापस से तुम्हें ये वाला नंबर मिल जाएगा। इसलिए मैंने यहां पर दोनों साइड एरो लगाए हुए हैं, यहां भी लगाया, यहां भी लगाया हुआ, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया। इस तरीके से नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट होते। पॉजिटिव नंबर है अगर तो उसका तो बाइनरी सीधे सीधे करके आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, पर अगर नेगेटिव नंबर है तो आपको उस नंबर के बाइनरी का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दैट विल बिकम माइनस ऑफ दैट नंबर। अब हम बात करते हैं, ये तो इंटीजर्स के रिप्रेजेंटेशन की बात हुई और टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में यूज होता है, बट अब हमको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के बारे में समझना है। जो रियल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स मतलब जो पॉइंट वाले नंबर हैं। मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, कंप्यूटर की बात कर रहा हूं। तो रियल नंबर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है। अगर ऐसा है तो उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। अब रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। और भी तरीके होते हैं लेकिन सिलेबस में आपको इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 5.625। अब इसका आप बाइनरी करते हो तो वो बाइनरी हो जाता है 101.101। अब ये वो कैलकुलेशन तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो मैं करके बता देता हूँ। 5 का बाइनरी तो आपको सीधे सीधे मालूम है 101। अब 0.625 है, इसका बाइनरी करना है तो कैसे करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाता है 1.25, ठीक है ना। अभी इसमें ये 1 आप ले लीजिए बिकॉज ये इंटीजर पार्ट को हमें कलेक्ट करना होता है। फिर 0.25 लिखा है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.5 आ जाता है। तो
ये 0 ही आया इंटीजर पार्ट, फिर 0.5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का तो ये 1.0 आ जाता है, तो ये 1 हो गया, और इधर तो फिर 0 बचा, तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करते जाओगे 0 ही आएगा, इसलिए 101 आया। तो ये 101 को ऊपर से नीचे की तरफ ही लिखना है हमको, तो ये आ जाता है 101.101, ये बेस 2 में लिखा हुआ है। अब ये जो नंबर है इसको मुझे बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, इसको मुझे अगर मेमोरी ब्लॉक में स्टोर करना है तो कैसे करूंगा, क्योंकि अभी तक हमने इंटीजर को देखा, तो इंटीजर में तो सीधे सीधे बाइनरी करके कर दिया आपने। यहां क्या दिक्कत जा रही, इस पॉइंट को कैसे स्टोर करोगे। अच्छा, ये नंबर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, तो साइन बिट तो आपको यहां पर भी चाहिए, लेकिन उसके बाद इस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये है यहां पर समस्या। अब इस समस्या का कुछ तो निदान हम निकालेंगे। तो देखो यहां पर हम इसको थोड़ा सा एक दूसरे अंदाज में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे 5.625 लिखा हुआ है, बेस 10 में ये नंबर है, हम क्या कर सकते हैं, इसमें इस पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं इस जगह पर। तो ये शिफ्ट मैंने कर दिया, तो ये हो गया 0.5625। अब ये नंबर और ये नंबर बराबर तो तभी रहेगा ना जब इसमें मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट इस साइड शिफ्ट होगा। ये मैथ्स तो आती होगी, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई, अगर मैं पॉइंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता हूं तो 10 की इसमें मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर कुछ पॉजिटिव नंबर। जितने डिजिट्स मैंने शिफ्ट करा है उतनी पावर यहां लगने वाली है। और अगर मैं इस पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करूंगा तो पावर नेगेटिव में जाएगी, ठीक है, और लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा तो पॉजिटिव में जाएगी। जितनी शिफ्टिंग कर रहा हूं उस हिसाब से यहां पर वैल्यू आने वाली है। क्लियर है। अब ये जो मैंने फॉर्मेट में वैल्यू को लिख लिया है, तो इससे क्या हो रहा है, ये फ्रैक्शन वैल्यू बन गई। अभी आप देख रहे हो इस नंबर में ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू है, पर पॉइंट को यहां शिफ्ट कर देने से क्या हुआ, ये पॉइंट के पहले तो 0 हो गया, तो इंटीजर वैल्यू तो कुछ है नहीं, लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यू ये है। अब ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मैंटीसा बोलते हैं। और ये जो मल्टीप्लाई बाय 10 करते हो आप, क्योंकि ये बेस 10 का नंबर है, इसलिए 10 की पावर में आप लिख रहे हो, और ये जो पावर लिख रहे हो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। दो चीजें समझ लो, एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं और मैंटीसा किसको बोलते हैं। अब इसी चीज को हम बाइनरी नंबर सिस्टम पे करके देखते हैं। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में ये है 101.101, तो इसको जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो पॉइंट को मैंने शिफ्ट कर दिया कहां पर, लेफ्ट की साइड, 3 बिट्स आगे कर दिया है लेफ्ट साइड में। तो 3 बिट्स आगे करूंगा तो यहां पर, अरे मैंने बेस 10 लिख के रखा हुआ है, दिस इज नॉट बेस 10, दिस इज बेस 2, ठीक है। अब ये बेस 2 है तो यहां पे बेस की पावर आएगा ना, 2 की पावर आएगा। जैसे यहां बेस 10 था तो 10 की पावर कर रहे थे, यहां पे 2 की पावर आएगा। और मैंने कहा था कि अगर लेफ्ट साइड में पॉइंट को मूव करते हो तो पावर पॉजिटिव आती है। तो अब आप देखो इसमें मैंने 3 बिट शिफ्ट किया है लेफ्ट की साइड, तो पावर हो गई है 3। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसमें ये वाला पोर्शन जो फ्रैक्शनल पोर्शन है, दिस इज मैंटीसा एंड दिस पावर इज एक्सपोनेंट। अभी आपको दोनों चीजें समझ में आ रही है, मैंटीसा किसको बोलते हैं और एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं। अब जरा ये समझिए कि आपको नंबर को रिप्रेजेंट करना है अगर, तो आपको कुछ साइज की एक मेमोरी ब्लॉक बोला गया है कि इतना मेमोरी साइज है आपके पास, तो उसमें जो पहली वाली बिट होगी दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये वाली बिट तो साइन बिट है, मतलब इसमें आप 0 रखते हो मतलब नंबर पॉजिटिव है, और अगर 1 रखते हो तो नंबर नेगेटिव है। ये बात तो जैसे अभी हमने इंटीजर्स के लिए समझी थी वैसी ही है। अब इसके बाद कुछ बिट्स यूज हो जाते हैं एक्सपोनेंट को रखने के लिए, यानी ये वाली वैल्यू, इसको यहां रिप्रेजेंट करना है 0 1 में, और मैंटीसा को आप रखने के लिए थोड़ी ज़्यादा बिट्स लेते हो। नॉर्मली यही होता है, एक्सपोनेंट के लिए थोड़ी कम बिट्स लेते हो, मैंटीसा के लिए थोड़ी ज़्यादा बिट्स लेते हो, और साइन बिट तो हमेशा एक ही होती है। अब देखो, एक चीज़ होती है नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को एक्चुअल में आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो। एक्सपोनेंट में क्या वैल्यू आएगी, एक एग्जाम्पल से भी समझना है हमको, मैंटीसा में क्या आएगा, ये पूरा समझने के लिए ना हमें एक और चीज़ कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, दैट इज नॉर्मलाइजेशन। बहुत सिंपल है, आसानी से समझ जाओगे। 2 ही तरह के नॉर्मलाइजेशन होते हैं, एक एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन कहलाता है और एक इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन होता है। आना आपको दोनों चाहिए, पर ज़्यादातर जो सवाल बनते हैं वो इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन पे बनते हैं। आपको अगर एग्जाम में सवाल आए और ये कन्फ्यूजन हो कि एक्सप्लिसिट की बात हो रही है कि इम्प्लिसिट की बात हो रही है, मान के चलना इम्प्लिसिट की बात हो रही है। तो एक्सप्लिसिट अगर बोला जाए अलग से तो बात अलग है, वैसे ज़्यादातर सवाल इसी पर आने वाले हैं। फिर भी आप दोनों चीज़ों को समझ लें। एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप जो रेडिक्स पॉइंट है, ये जो पॉइंट लगा होता है, इस पॉइंट को मूव कर रहे हैं कहाँ,
लेफ्ट साइड में। तो जैसे 101.101 लिखा हुआ था, इस पे पॉइंट को आप मूव कर रहे हैं कहाँ, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में कहाँ मूव करना है, तो इस पूरे नंबर में जो लेफ्ट मोस्ट वन होगा, लेफ्ट मोस्ट वन कौन सा है, ये वाला, इसके भी लेफ्ट में हमको रखना है। ठीक है, पूरे नंबर में देखो जो लेफ्ट मोस्ट वन कौन सा है, ये वाला, तो इसके भी लेफ्ट में आपको ये पॉइंट रखना है। तो आपने ये रख दिया, देखिए पॉइंट को यहाँ कहाँ मूव करा के ले गए, सबसे पहले। ठीक है, और इसके कारण आपको 2 की पावर 3 करना पड़ा, तो ये आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? अच्छा, आप देखो एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन में हमेशा पॉइंट के पहले 0 रहेगा, यस। लेकिन इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, पॉइंट के पहले हमेशा 1 होता है। तो आपको ये देखना है कि लेफ्ट मोस्ट वन कौन सा है। इसमें भी तो आपने लेफ्ट मोस्ट वन देखा था, जी हाँ, इसमें भी आप लेफ्ट मोस्ट वन देखेंगे। बस अंतर ये है कि एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन में लेफ्ट मोस्ट वन के लेफ्ट में पॉइंट पहुंचेगा, जबकि इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन में लेफ्ट मोस्ट वन के राइट में पॉइंट पहुंचेगा। बस इतना ही फर्क है दोनों में। तो आप क्या कर रहे हो, इस 1 के बाद पॉइंट रख रहे हो और बाकी का नंबर एज इट इज है, तो 2 की पावर 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही बिट आपने शिफ्ट किया ना, इसलिए। तो बस एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन और इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन में इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है कि आप देखते तो दोनों में लेफ्ट मोस्ट वन हो, लेकिन उस लेफ्ट मोस्ट वन के लेफ्ट में पॉइंट पहुंचाया तो एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन, लेफ्ट मोस्ट वन के अगर राइट में पॉइंट पहुंचाया तो इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। अब आपको ये दोनों का मतलब समझ में आ गया है। अब हम इसके आगे की बात समझते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बायसिंग। ये लोगों को बड़ा कंफ्यूज करती है, इसको भी एक बार अच्छे से समझते हैं। अब क्या होता है कि आपने कोई नंबर रिप्रेजेंट किया, रियल नंबर है, तो साइन बिट तो आपको चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव रखने के लिए। नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पर ये तो सोचो कि ये जो कई बार ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जब एक्सपोनेंट नेगेटिव हो सकता है ना, एक्सपोनेंट नेगेटिव भी तो हो सकता है भाई। अगर ऐसा होता 0.0010101 ऐसा होता, तो अब इसमें तो आपको इस पूरे नंबर में देखो लेफ्ट मोस्ट वन कौन सा है, ये वाला है। तो इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके भी राइट में आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 001.0101। तो आपने पॉइंट को क्योंकि राइट की तरफ शिफ्ट किया है, तो आपको 2 की पावर कितना आपने शिफ्ट किया है, 1 2 3 शिफ्ट किया है, तो -3 करना पड़ेगा। तो कई बार नेगेटिव पावर भी आ जाती है। तो अगर नेगेटिव वैल्यू है एक्सपोनेंट की, तो सवाल उठता है कि इसमें फिर नेगेटिव वैल्यू कैसे स्टोर की जाएगी? क्या आपको एक और साइन बिट लेना पड़ेगा इसके लिए? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो इसके लिए एक अलग टेक्निक निकाली गई है। उन्होंने ये कहा कि ये कितने बिट का है, पहले तो आप ये देखो। जैसे मान लीजिए ये 4 बिट का है, 4 बिट का है, तो इसमें क्या नंबर्स आ सकते हैं, -8 से लेके +7 तक आ सकते हैं। 4 बिट है यानी 2 पावर 4, तो 16 नंबर्स आ सकते हैं। ये 8 नेगेटिव नंबर्स हैं और 8 पॉजिटिव नंबर है इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो 8 8 16 हो गए। तो इन नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो नेगेटिव नंबर है ये यहाँ कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो नेगेटिव नंबर को एक्चुअल में हम लोग स्टोर थोड़ा मैनिपुलेशन करके करते हैं। हम लोग यहाँ पे -8 स्टोर करने की बजाय हम इसमें कुछ ऐसा जोड़ते हैं जिससे कि ये नेगेटिव ना रहे। जैसे मैंने 8 जोड़ दिया तो ये 0 बन जाएगा, तो वही 8 मैंने फिर सब में जोड़ दिया। तो देखो इसमें भी जोड़ो, इसमें भी जोड़ो, सभी में 8 जोड़ दो, तो एक्चुअल में नंबर सी हो जाएंगे। तो मैं अगर मुझे -8 यहाँ स्टोर करना था, जैसे 2 की पावर -8 था, तो मुझे यहाँ पर -8 स्टोर करना था, तो -8 ना करके मैं 0 स्टोर करूँगा। ये 0 कैसे आया? तो इस -8 में आपने +8 करा है, तो ये +8 को आप क्या बोलोगे, बायस वैल्यू। बायसिंग करने का मतलब ये है कि बायस वैल्यू आप निकालो। और बायस वैल्यू वो होगी जो सब में जुड़ेगी, सब में जुड़ेगी। उससे जो नई रेंज आ गई ये आप एक्सपोनेंट में स्टोर करोगे। और जब कभी आपको बाइनरी में ये वैल्यू दी हो और आप इससे वापस से हमारे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो आपको ये रिवर्स कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा कि आप ये जो बायस वैल्यू थी ये सबट्रैक्ट करके वापस से ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब आपको सही पावर पता चलेगी 2 की क्या है। ठीक है, तो अभी ये बायस चार्ट मैंने बनाया है, लेकिन क्या होता है, अभी मैं चीज़ समझाता हूँ आपको
कि बायस वैल्यू कैसे निकालनी। बायस वैल्यू का एक फॉर्मूला है और वही याद कर लेना, क्योंकि उसी पर बेस सवाल आएंगे और तभी सही होगा जब आप उस फॉर्मूले को हिसाब से बायस वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ, सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। बायसिंग में हम दो तरीके देख रहे हैं, एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन और इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे एक्सप्लिसिट वाला है, हालांकि इस पर कम ध्यान देना, इम्प्लिसिट वाले पे ज़्यादा ध्यान देना, पर देख लो इसको भी। तो एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन है, मान लो आपके पास दिया हुआ है एक नंबर 0.0101, तो इसको अगर मैं एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन करूंगा तो लेफ्ट मोस्ट वन देखूंगा कौन सा है, लेफ्ट मोस्ट वन ये है, तो इसके लेफ्ट में मुझे रखना पड़ेगा पॉइंट, तो ये हो गया 0.101। तो इसके लिए मुझे 2 की पावर कितना करना पड़ रहा है, -1, क्योंकि ये पॉइंट को बस मुझे एक शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो 2 की पावर -1। तो मुझे यहाँ -1 स्टोर करना है, यहाँ पे तो ये पॉजिटिव नंबर है तो ये 0 ही रहेगा, और मेंटिसा वाला पोर्शन यहाँ पर जाने वाला है। अच्छा, मेंटिसा के लिए जितनी भी बिट्स होंगी यहाँ पर, अगर 3 से ज़्यादा बिट्स हैं तो आगे 0 जोड़ देना, ठीक है, उसको पूरा फिल करने के लिए। बिकॉज क्या होता है, पॉइंट के बाद आगे 0 लगाते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर में, तो मेंटिसा में ऐसे आगे जोड़ देना, तो यहाँ 101 कर देना और बाकी बची हुई बिट्स में 0 कर देना। पर यहाँ पे -1 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो -1 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बायस वैल्यू चाहिए पड़ेगी। तो आप बोलते हो कि ये 4 बिट्स का है अगर, तो फिर इसकी रेंज क्या है, वो ये -8 से लेके +7 तक है, तो सभी में आपने 8 जोड़ दिया, सभी में 8 जोड़ दिया तो 0 1 2 3 ऐसे बन गया। अब -1 में भी तो आपने 8 जोड़ा होगा, तो इससे आपका 7 आ गया होगा, तो इसलिए आपने बोला एक्सपोनेंट 7। तो आप एक्चुअल में यहाँ पे 4 बिट में लिख रहे हो 0 1 1 1, ये हो गया आपका 7। और मेंटिसा जो है इसको आप रख रहे हो 1 0 1 और फिर आगे जितने भी 0 हैं। तो मान लो ये 6 बिट थे और ये 4 बिट थे, 6 और 4 10 और 1 11, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये 5 अगर थे तो 1 0 1 0 0 कर लो, और ये यहाँ पे 0 1 1 1 कर लो, और ये 0 कर लो। तो ये 10 बिट में अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाई चांस, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो ये मेंटिसा हो गया और ये आपका एक्सपोनेंट हो गया। अब इसी तरीके से अगर इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन कर रहे होते, तो ये नंबर है हमारे पास। इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन में क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट मोस्ट वन देखो आप, लेफ्ट मोस्ट वन के राइट साइड में पॉइंट पहुंचेगा, तो मुझे ये पॉइंट को 2 बार शिफ्ट करना पड़ा, इसलिए 2 की पावर 2 ले लिए, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें मुझे इसको बोल रहा हूँ मेंटिसा, इसको स्टोर करना है और मुझे इस एक्सपोनेंट को स्टोर करना है। एक्सपोनेंट को जब भी स्टोर करोगे 2, तो उसमें बायस वैल्यू को ऐड करेंगे, उससे जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल में स्टोर करेंगे, और मेंटिसा तो एज इट इज स्टोर कर देंगे। तो ये चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसमें बायस वैल्यू ऐड करके जो आएगा ना, वही बाइनरी आप एक्सपोनेंट वाले रीजन में स्टोर करोगे। लेकिन बायस वैल्यू 8 याद मत करो, क्योंकि बायस वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, और इससे आप अंदाजा भी मत लगाना, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। हमें जो स्टैंडर्ड फॉलो करना है वो IEEE 754 एक स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, वही आपको सिलेबस में उसी पर बेस्ड सवाल आने वाले हैं। तो IEEE 754 फॉर्मेट क्या है, वैसे तो आप नेट पे सर्च करना, ये फॉर्मेट का पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने आ जाएगा, पर मैं आपको समझा ही देता हूँ, जब बात निकली है, वीडियो बना ही रहा हूँ तो समझा देता हूँ। तो देखिए क्या होता है, इसमें 32 बिट्स का फॉर्मेट बताया गया। इसमें क्या बोला गया है कि आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रखने के लिए 32 बिट्स चाहिए, इसलिए आप देखते हो सी लैंग्वेज में या कई सारी लैंग्वेज में फ्लोट वेरिएबल को 4 बाइट्स मिलते हैं, तो 4 बाइट्स मतलब 32 बिट्स। उस 32 बिट्स में पहली वाली बिट तो साइन बिट होती है हमेशा, 8 बिट्स होती हैं एक्सपोनेंट के लिए, और 23 बिट्स होती हैं मेंटिसा के लिए, क्योंकि 23 + 1 24, 24 + 8 = 32, तो ये 23 बचती हैं मेंटिसा के लिए। तो यहाँ पर बायस वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, 127। आप कहोगे अरे 128 क्यों नहीं है, सी यहाँ पर कुछ वैल्यूज रिजर्व रहती हैं, उनको अलग पर्पस से यूज करते हैं, इसलिए बायस वैल्यू इस तरीके से निकाली जाती है। अब बायस वैल्यू का फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ बिट्स ई है, ई इज द नंबर ऑफ बिट्स, तो फिर आपको ये एक्सपोनेंट वाले रीजन की नंबर ऑफ बिट्स अगर ई हैं, तो बायस वैल्यू होगी 2 की पावर e - 1 जैसे हमारे पास 8 है, एक्सपोनेंट रखने के लिए कितनी बिट्स है हमारे पास, 8 है, तो e की वैल्यू 8 है, तो बायस वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, 2 की पावर 8 - 1 तो 2 पावर 7 हो गया, विच इज 128 - 1 इट इज 127। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायस वैल्यू 127 हो गया, तो अब किसी भी नंबर को आप यहाँ पे अब इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मान लीजिए 2 की पावर आ रही थी, सपोज करो 12, तो हम जानते हैं कि 12 में आपको ऐड करना पड़ेगा 127,
127 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 139। अब 139 का जो बाइनरी है वो यहाँ लिखना है आपको, क्लियर है। अगर मान लीजिए 2 की पावर आ जाती है -28, तो आपको क्या करना है, इस -28 में ऐड करना है 127, बायस वैल्यू ऐड करना है। बायस वैल्यू ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। यस 99 आ जाएगा। तो 99 का बाइनरी करोगे वो इस जगह पर स्टोर होगा बस। अब मेंटिसा तो खैर सीधे सीधे आप स्टोर कर दोगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस हो गई, आज की थ्योरी खत्म हो गई। अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ सवाल। ये सवाल प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं निमसेट में, तो आप इनको देखिए और इनका आंसर करिए। स्क्रीन को आप पॉज कर सकते हैं, पॉज करके पहले आप आंसर निकाल लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। चलिए देखते हैं क्या है सवाल। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंटेड इन साइंड 16-bit 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आर। तो पहली बात तो यहां पर साइंड 16-bit बोला है और इंटीजर के लिए बोला हुआ है, तो यहां पर 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आपको बताना है। तो 16-bit यानी 2 बाइट्स में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो रेंज आपको मैं बता देता हूँ। जो 2's कॉम्प्लीमेंट होता है, 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें अगर n बिट्स हैं हमारे पास तो रेंज होती है 2n-1 नेगेटिव में से लेकर 2n-1 पॉजिटिव में। ये होती है रेंज। अब आप देख लो यहाँ पर n कितना है, 16 है, तो -2 दैट इज 15 से लेकर 2 15-1। अब ये कितना होता है 2 15, तो 32768 होता है, और 2 15 यानी 32768 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32767 होता है। तो इससे कौन सा आंसर आपका आ गया, ये लास्ट वाला हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। क्लियर। एक और सवाल करते हैं, ये आया हुआ है निमसेट 2023 में। कोशिश करिए, आज जो पढ़ाया ना सब उसी पर बेस्ड है सवाल। आपने अगर इसको अच्छे से कर लिया, हर सवाल आपसे बन जाएगा इससे रिलेटेड, बस अच्छे से कर लेना इसको। तो सॉल्यूशन बताता हूं मैं अब इसका। पहले सवाल पढ़ते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ 1's कॉम्प्लीमेंट। आपको मैंने 3 बताए थे, साइन मैग्नीट्यूड, 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट में क्या दिक्कत थी, वैसे तो आपको वैसे ही मालूम है, ऑप्शन नहीं देखोगे तो भी बता सकते हो, पर फिर भी चलो ऑप्शन देख लेते हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शंस आर नॉट पॉसिबल। फिर बी ऑप्शन है, देयर आर 2 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो। समझ तो गए होगे, आंसर तो बी है ना। आप चाहो तो आगे के भी पढ़ लो, लेकिन आंसर तो बी है, क्योंकि ये साइन मैग्नीट्यूड में भी प्रॉब्लम थी और 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में भी प्रॉब्लम थी कि जीरो के 2 रिप्रेजेंटेशंस हो रहे थे। फिर है तीसरा सवाल, इसको भी आप करिए। निमसेट 2022 में पूछा गया है, बहुत ईजी सवाल है, पढ़ते ही आप इसका आंसर दे सकते हो। तो क्या है इसका आंसर, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, तो मुझे पता चलेगा कितने लोगों ने इस सवाल को करा और आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू रिप्रेजेंट। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करने, क्या इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है फ्लोटिंग पॉइंट? अरे नहीं, पॉइंट वाले नंबर को। पॉइंट वाले नंबर्स को क्या बोला जाता है? रियल नंबर्स। तो इसलिए ये आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अगला सवाल, फिर स्क्रीन को पॉज करके आप पहले इसको अच्छे से कर लीजिए ट्राई, उसके बाद फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है इसको। ये आ चुका है सवाल निमसेट 2019 में। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। इन अ 8-bit रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, द डेसिमल नंबर 47 हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 38। 38 में से 47 को सब्ट्रैक्ट करना है आपको, यही तो बोला है आपसे। क्या बोला है? 38 में से 47 को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो कि आता है -9। फिर क्या बोल रहे हैं? द रिजल्ट इन बाइनरी 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट में बता दो क्या रिजल्ट है। आप 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में ही तो आप नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हो ना, आज ही पढ़ा ना। तो कैसे करते हैं इसका 2's कॉम्प्लीमेंट? पहले 9 का बाइनरी करिए, 9 का बाइनरी करिए, पर 8-bit रिप्रेजेंटेशन बोला है तो 9 का बाइनरी आप पहले तो होता क्या है, 9 का बाइनरी क्या होता है? तो 9 का बाइनरी होता है 1001, ये होता है 9 का बाइनरी। लेकिन आपको रिप्रेजेंट करना है 8 बिट्स में, तो ये तो 4 ही बिट हो गई हैं, तो 4 और बिट इसके पीछे लगा दीजिए। ये है 9 का बाइनरी। ओह, ये -9 का बाइनरी नहीं है, ये किसका बाइनरी है? ये 9 का बाइनरी है। तो इसका क्या निकालना है? 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा? पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। 1's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका 1's कॉम्प्लीमेंट। इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 1 1 0 1 1 1 1।
यस, तो यही तो हमारा आंसर होगा। क्या आंसर है? 11110111। देखो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, 111 लास्ट में एक ही में दिख रहा है आपको, पहला ही ऑप्शन है, यही आंसर है। अगला सवाल करिए। इन ऑर्डर टू, चलिए आप पढ़िए और वीडियो को पॉज करके और आंसर देने की कोशिश करिए। बता चुका हूं, वैसे मैं आज पढ़ा चुका हूं, इसको बन जाना चाहिए एक बार में। 2018 में निमसेट में पूछा जा चुका है और सवाल रिपीट भी हो जाते हैं निमसेट के अंदर। ठीक है, ऐसा कुछ सवाल कंप्यूटर्स के रिपीट हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल आए हुए तो आपको बनना ही चाहिए। चलिए, आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू स्टोर फ्लोटिंग नंबर्स इन कंप्यूटर यूजिंग द नॉर्मलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन। अभी यहां पे आपको नहीं बताया कि एक्सप्लिसिट है कि इम्प्लिसिट है, तो क्या मानेंगे? इम्प्लिसिट मानेंगे। तो यूजिंग द नॉर्मलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन एंड, अच्छा नॉर्मलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? बायस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। एंड 32 बिट्स सिंगल प्रिसीशन, 32 बिट सिंगल प्रिसीशन किस में है? IEEE 754 में, उसमें 32 बिट रिप्रेजेंटेशन आपको बताया गया है। उसमें आपको मालूम है कि एक्सपोनेंट को रखने के लिए कितनी बिट्स होती हैं और फ्रैक्शन मतलब वही मैंटिसा, उसको रखने के लिए कितनी बिट्स होती हैं। याद है आपको? बिल्कुल सीधे सीधे याद होना चाहिए। वो है 823, बिल्कुल सही है। हालांकि देखो, दो ऑप्शन तो मैं वैसे ही रिजेक्ट कर देता हूँ। कैसे रिजेक्ट कर देता हूँ? क्योंकि एक बिट साइन बिट होती है, तो 32 में से एक बिट तो यूज हो गई साइन बिट के लिए, तो बची 31 बिट्स। तो ये जो दोनों चीज़ें आप बता रहे हो, इन दोनों का सम 31 आना चाहिए, इन दोनों का सम तो 32 है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। और इसका सम कितना है? इसका सम तो 32 है, इसका सम, हाँ इसका सम 32 है, तो ये भी नहीं हो सकता, और इसका सम 32 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर बी या डी में से ही हो सकता था। अब एक्सपोनेंट कभी भी ज़्यादा तो होता नहीं है मैंटिसा से, तो आप वैसे भी इस पे लगा सकते थे, लेकिन ये तो हमने पढ़ा है तो याद भी होना चाहिए। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। इन IEEE सिंगल प्रिसीशन फ्लोटिंग पॉइंट, वही जो अभी बात कर रहे थे हम, उसके अंदर आपको बताना है इसमें ऑप्शन क्या है। मैं एक मिनट, एक ऑप्शन कम लिखा है शायद मैंने। चलिए मैंने एक और ऑप्शन लिख दिया। अब ये एक्चुअल सवाल है जो आ चुका है, 2019 में आया था ये, ठीक है। निमसेट 2019 में आया था, निमसेट 2019। अब इस सवाल को आप करिए ज़रा, और फिर वैसे मैं सब पढ़ा चुका हूँ, ये भी बनना चाहिए आपसे, 100% बनना चाहिए। अगर बन रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए आप मेरे को। चलिए अब मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। इसमें क्या बोला गया है? इन IEEE सिंगल प्रिसीशन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, वो 754 नहीं भी लिखे ना, आप समझो उसी की बात हो रही है, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। एक्सपोनेंट इज रिप्रेजेंट इन ऑब्वियसली 8 बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन साइन मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट हो रहा है? नहीं, उसमें तो बायस वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है ना। तो बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? टूस कॉम्प्लीमेंट से? नहीं, टूस कॉम्प्लीमेंट से भी रिप्रेजेंट नहीं होता, उसमें बायस वैल्यू ऐड करके रिप्रेजेंट होता है। तो बायस्ड एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन विद अ बायस वैल्यू 127, आखिरी ऑप्शन में 128। तो 127 है कि 128 है? 127 है, वैसे तो आपको मालूम है। बाकी मैंने इसका फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या फॉर्मूला बताया हुआ है? 2 की पावर n-1, और फिर जो रिजल्ट है उसमें भी -1 करना है। तो 2 पावर n-1 यानी 2 पावर 8-1 यानी 2 पावर 7, 2 पावर 7 इज 128, और फिर -1 करेंगे तो 127। इसलिए इसका आंसर C आएगा। क्लियर है? C इसका आंसर है। ठीक, चलिए एक सवाल और, आखिरी सवाल है, जल्दी से इसको भी कर दीजिए और फिर मैं बताता हूं इसका आंसर क्या है। मुझे लगता है कि ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें तो अच्छे मार्क्स आपके आ ही जाएंगे, है ना। अच्छे से मेहनत कर लीजिए, बहुत इजी टॉपिक है, सिंपल है, सारे सवाल बन जाना चाहिए। विथ 4 बिट टूस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशंस विल रिजल्ट इन एन ओवरफ्लो। देखो सिंपल सी बात है, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या होता है। आपके पास लिमिटेड जगह है, तो अगर दो नंबर को ऐड कर देंगे तो कई बार ऐसा होता है कि जो कैरी आता है ना, उसको रखने की जगह ही नहीं बचती है, ठीक है। तो अगर दो नंबर्स को ऐड करके नंबर ऑफ बिट्स बढ़ जा रही हैं तो वो ओवरफ्लो हो रहा है। तो फिर अंडरफ्लो क्या है? सो बेसिकली दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे ना, और उसमें अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो उसको ओवरफ्लो बोलो, और नेगेटिव नंबर्स को ऐड करने से जो ओवरफ्लो हो रहा है उसको अंडरफ्लो बोलो। तो बहुत सिंपल है। जैसे क्या है, 4 बिट का टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, तो 4 बिट है, तो ये पहली बिट 4 बिट लिखे ना, तो पहली बिट 1 होने का मतलब नंबर नेगेटिव है,
ये 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। 2's कॉम्प्लीमेंट में किसी भी, देखो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करोगे अगर 2's कॉम्प्लीमेंट से, तो पहली बिट 1 ही होगी, और ये 1 यही दर्शा रहा है। तो ये नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, दोनों को ऐड करूंगा तो 4 बिट में नहीं बनेगा, लेकिन वो अंडरफ्लो कहलाएगा, ओवरफ्लो नहीं कहलाएगा। ये 5 बिट में लिखा हुआ है, 5 बिट में लिखा हुआ है 0 1 1 1 0 और फिर 0 1 1 0, ठीक है। अब ये एक्चुअल में पॉजिटिव नंबर है, ये 5 बिट का पॉजिटिव नंबर है, ये 4 बिट का पॉजिटिव नंबर है। इन दोनों नंबर्स को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये 0 और फिर 1 आ गया, तो ये 1 एंड फिर ये 1 0, ये ऐसा आ गया। अब ये वाला जो 1 है इसको स्टोर करने की जगह ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास 4 ही बिट है, तो इसके कारण ये ओवरफ्लो हो रहा है। तो यस, हमारा आंसर ये बी होना चाहिए। बाकी सब केसेस में ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, आप चाहें तो करके देख सकते हैं। ये 2 पॉजिटिव नंबर्स थे, इसलिए इसमें ओवरफ्लो हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। क्लियर है? क्योंकि ये तो एक जैसे नहीं, ये थोड़ा अलग है, पर ठीक है। ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो इन दोनों को ऐड करने से ओवरफ्लो नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो चुका है बी। तो बस इस तरीके से आपको करना है। आई होप आप इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से कर रहे होगे। दिन कम बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, और ये वीडियो तो शायद बाद में भी लोग देखते रहेंगे, अगले साल के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी, उसके अगले साल के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी, तो ये वीडियोस तो अवेलेबल रहेंगे। पर जो लोग अभी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उन लोगों से मैं ये कहूँगा कि आप जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा ना, हार नहीं मानना। हर दिन आप कुछ मार्क्स इंक्रीज करने के लिए पढ़ाई कर सकते हो, और प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, मॉक पेपर्स दो, ज़रूरत पड़े तो टीचर से गाइडेंस लो, पर्सनली बात करो, लेकिन आखिरी दिन तक, जिस दिन एग्जाम है तब तक आपको हार नहीं माननी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका स्कोर कम आता है, क्या पता पेपर ही टफ था, सबका स्कोर कम हो गया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए कम स्कोर पे भी अच्छी रैंक आ सकती है। तो आप आखिरी तक उम्मीद मत छोड़ना, आप पूरी मेहनत करो जितने दिन बचे। और जो लोग अगले साल के निमसेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं सलाह दूंगा कि आप कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करो। कोचिंग ज्वाइन करके ही करना। मैं निमसेट की कोचिंग नहीं पढ़ाता हूँ, और मैं रिकमेंड करता हूँ शरद सर के यहाँ आप पढ़ सकते हो, इम्पिटस गुरुकुल। तो आप उनसे एक बार कम्युनिकेशन करो, उनकी साइट पे जाओ इम्पिटस गुरुकुल पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर लेना एक बार। तो उनसे आप बात करो, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे कि ठीक है आपको फुल कोर्स करना है, या आपको हो सकता है केवल टेस्ट सीरीज़ करनी है। वो जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस बताएंगे, कैसे तैयारी करनी है वो भी बताएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ज्वाइन कर रहे हो इसलिए वो आपको बताएंगे, आप नहीं भी ज्वाइन कर रहे हो और आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो डेफिनेटली आपको बताएंगे। तो आप उनसे बात कर सकते हैं इस विषय पे। इसके अलावा आप भी मेरे से भी बात कर सकते हैं topmate.io/mysirji पर, जहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत जा रही है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में मैंने ये चीज़ डिटेल में बताई थी, आज फिर दोहरा के कह रहा हूँ कि जिस दिन एग्ज़ाम हो जाए ना, रिजल्ट का वेट मत करना, फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर देना। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना है, क्योंकि वहाँ आपके पास समय कम है, और वहाँ पे अगर आपने गलती करी, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में अगर मार्क्स कम हो गए, एग्रीगेट बिगड़ गया, तो वो आपको बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आप जिस दिन निमसेट का एग्ज़ाम होगा उसी दिन से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। कोई ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेक अपने आप रेगुलर रूटीन में भी चलता रहेगा। आप कंप्यूटर्स को पढ़ना चालू करें, फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करें, जिससे कि आप वहाँ एग्रीगेट भी अच्छा ला सकें, और C++ DSA ये चीज़ आप कंप्लीट कर लीजिए अगले 6 महीने में। यानी जिस दिन निमसेट का एग्जाम हो उस दिन से स्टार्ट करते हुए 6 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करिए। कम से कम 600-700 प्रैक्टिस प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग के करना है आपको। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आप वेब डेवलपमेंट और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ो। इतना मिनिमम आपको पढ़ना है। कैंपस प्लेसमेंट के लिए और भी कई स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, बट दिस इज़ फाउंडेशन, दिस इज़ कंपलसरी। अगर ये नहीं आती तो इसके आगे की चीज़ तो बनेगी ही नहीं। तो पहले आपको ये करना ज़रूरी है। इसके लिए भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं premium.mysirji.com। वहाँ पे आपको ढेर सारे कोर्सेज मिलते हैं, और जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ वो भी मिलता है। हर संडे को मैं यूट्यूब पे लाइव भी लेता हूँ mysirji.com पे, तो वहाँ पर भी आप लाइव में मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल हैं करियर से रिलेटेड वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने सुझाव दीजिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, अपने दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को शेयर कर दो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।